अगर आप ये वीडियो देखने आए हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको मेमोरी ड्राइंग कैसी करनी है या फिर मेमोरी ड्राइंग में क्या किया जाता है, इसमें तकलीफ है। वैसे ही आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हो सकते हैं मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, जैसे कि मेमोरी ड्राइंग में कितने फिगर्स निकालने हैं, या फिर फिगर्स को हम आउटलाइन कर सकते हैं कि नहीं, क्या आउटलाइन से मार्क कटते हैं, एनिमल्स फिगर में आते हैं कि नहीं, या फिर फिगर को कट कर सकते हैं कि नहीं। और भी हो सकता है कि हमारी मेमोरी ड्राइंग टाइम में कंप्लीट नहीं होती, हमारा कलरिंग टाइम में कंप्लीट नहीं होता, ये सब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। ऐसे बहुत सारी क्वेरीज हो सकते हैं आपके मन में। तो मैं हूँ अनया मोड़े, मैंने रिसेंटली निफ्ट में एडमिशन पाया है और गए 2 साल से मैं इस फील्ड के रिलेटेड प्रैक्टिसेस कर रही हूँ। और मुझे दोनों ग्रेड एग्जाम्स में ए ग्रेड मिला है, एंड मैंने बहुत सारी सीईटीज भी दी थी कि मुझे कुछ भी करके आर्ट और डिज़ाइन फील्ड में ही करियर मिले। और उसी के साथ मैं 12th की भी प्रिपरेशन कर रही थी और 12th की भी एग्ज़ाम दे रही थी। तो आज मैं मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जो भी प्रैक्टिस किया है या फिर मेरा जो स्टडी पैटर्न है, वो मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो आज के टॉपिक के साथ चालू करते हैं। तो आज मैं आपको मेरे यहाँ पे कुछ आर्टवर्क्स दिखाने वाली हूँ, और वो हालांकि मेरे बेस्ट आर्टवर्क्स ना हो, पर आप उनके क्वालिटी से मुझे जज मत कीजिए। उन आर्टवर्क से मैं क्या सीख पाई हूँ या फिर मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश करी हूँ, वो आप समझे। तो मेरे सर इस चैनल के जो को फाउंडर है, आपकी तरफ से मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे और उन क्वेश्चंस का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। तो क्या बोलते हो सर, चालू करें पहले क्वेश्चन के साथ? अनया, मेमोरी ड्राइंग का सही मतलब क्या है और इसे आसान बनाने के लिए हमें इसके बारे में कैसे सोचना चाहिए, ये जरा इन सब को हम लोग बताते हैं, क्योंकि ये लोग सारे सब मेमोरी ड्राइंग के बारे में बहुत क्यूरियस है। हाँ तो सर, अब तक मैं 18 साल की हो गई हूँ और शायद से आप 13-15 साल के हो गए होंगे। तो अब तक हमारी लाइफ में हमने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। जैसे कि हम जब स्कूल में जाते हैं तभी हम क्लासरूम में बैठते हैं। तो क्लासरूम में इस तरह से कुछ हमारा माहौल रहता है कि टीचर पढ़ाती रहती है और हम टीचर के पास देखते हैं। कभी हम रास्ते पे चल रहे रहते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, तो रास्ते पे बहुत भीड़ रहता है, इस तरह से दिखता है। जैसे भीड़ में भी लोग बहुत सारे अलग-अलग कलर के आउटफिट्स डालते हैं या फिर उनके हाथ में कुछ एक्सेसरीज रहता है। इवन हम जब मम्मी के साथ कभी मार्केट में जाए कुछ सब्जी भाजी लेने को, तभी सब्जी भाजी लेने में वहाँ पे कोई लेडी ऐसे इस तरह से कुछ भाजी बेच रही होती है, या फिर यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, इस तरह से कोई आदमी कुछ बेच रहा होता है। व्हेन हमारे इधर बारिश गिरती है, तो बारिश के टाइम पे कुछ इस तरह से माहौल रहता है कि कोई छतरी लेके खड़ा है, कोई भीगे ना इसीलिए जल्दी से साइकिल पे दौड़ रहा है। या फिर यहाँ पे ये लेडी आप देख सकते हो कि कैसे वो अपने पदर से बच्चे को झाँक रही है ताकि बच्चा गीला ना हो। या फिर हम कभी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन के स्टेशन पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि भीड़ होती है, ट्रेन के पुल रहते हैं, इवन ट्रेन के अंदर बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि किस तरह से वो बैठते हैं, या फिर ट्रेन का ओवरऑल माहौल कैसा है। इवन जब ज़्यादा बारिश गिरती है तभी इस तरह से कुछ हमारे इधर फ्लड्स हो जाते हैं, तो उधर तभी बच्चे कैसे चलते हैं और पेरेंट अपने बच्चे को ध्यान से कैसे ले जाता है उतने पानी में। इवन बच्चे किस तरह से यहाँ पे खेलते हैं जब भी ज़्यादा पानी भरता है। इवन जब हम पानी में ज़्यादा खेलते हैं या फिर बारिश के टाइम पे हम बीमार पड़ने पर हम इस तरह से कोई डिस्पेंसरी में जाते हैं, तो डिस्पेंसरी का हमें एक एक्सपीरियंस रहता है। इवन हमारे घर का एक एक्सपीरियंस रहता है। मॉल में जाते हैं तो हम मॉल में कुछ एक देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, एलिवेटर्स रहते हैं, सीढ़ी देखते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आज तक हमारी डेली लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर चुके रहते हैं। जब भी हम हमारे फैमिली के साथ ओकेजनली रेस्टोरेंट जाते हैं, तभी कुछ रेस्टोरेंट का इंटीरियर रहता है, वो हम देखते हैं। रेस्टोरेंट में अलग-अलग स्टाफ रहता है, उनको हम देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। इवन रास्ते पर कुछ काम चल रहा रहता है कोई बिल्डिंग का, तो इस तरह से लोग कंस्ट्रक्शन के इधर वर्कर्स काम करते रहते हैं कि कोई कुछ उठा रहा है या फिर कोई कुछ रख रहा है। फेस्टिवल्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एक फेस्टिवल देख सकते हैं, तो फेस्टिवल में लोग कैसे खुश रहते हैं, कैसे एक्साइटेड रहते हैं, तो वो एक माहौल रहता है फेस्टिवल का। फेस्टिवल का माहौल आप याद कर सकते हैं। उसी तरह से
हम बस के लिए कभी-कभी भीड़ में खड़े रहते हैं, कुछ इस तरह से। बहुत सारी बड़ी-बड़ी सिटीज़ में इस तरह के डबल डेकर्स बस रहते हैं, जो हम यूजुअली देखते हैं। इवन ट्रैफिक रहता है रास्ते पे, वो हम देखते हैं। बाकी यहाँ पे अब देख सकते हैं किस तरह से रैंडमली चीज़ें रखी गई है। उस तरह से कुछ चीज़ें भी हम हर रोज़ की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। यही एक्सपीरियंस जब हम पेपर पे उतारते हैं, उसको ही मेमोरी ड्राइंग कहते हैं। अनया, मेमोरी ड्राइंग के ऊपर एक्चुअल पढ़ाई का सही तरीका और उसके ऊपर बात करने से पहले मेमोरी ड्राइंग को लेकर कई सारे बेसिक क्वेरीज या मिथ्स हर एक बिगिनर्स के अंदर होती है। क्या हम उन्हें पहले क्लियर कर देते हैं? मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा रहेगा, इनको काफी हेल्प होगी। हाँ सर, ज़रूर। तो पहली बात जो हम मेमोरी ड्राइंग करने से पहले हमारे दिमाग में आती है, वो है कितने फिगर्स ड्रॉ करने चाहिए। तो आप 4 से 5 फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस मेमोरी ड्राइंग में देख सकते हैं, जैसे कि मैंने 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 फिगर्स ड्रॉ किए हैं। कि दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम फिगर्स को कट कर सकते हैं? तो हाँ, ज़रूर। जैसे कि मैंने ये आदमी दिखाया है, ये किस तरह से फ्रेम के अंदर आ रहा है और आधा कट हुआ है। तो आप ऐसे कट किए हुए आदमी ज़रूर दिखा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है, क्या एनिमल को फिगर की तरह कंसीडर किया जा सकता है या फिर स्टैचूज़ को फिगर की तरह कंसीडर किया जा सकता है? सिर्फ स्टैचूज़ को ही नहीं, जो पोस्टर्स पे इस तरह के ह्यूमन्स रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हीरो है पोस्टर पे या फिर यहाँ पे एक मॉडल है, इनको भी फिगर्स में कंसीडर किया जाएगा। और इवन इलेक्शन के टाइम पे जैसे पॉलिटिशियंस के बड़े-बड़े कटआउट्स रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इन कटआउट्स को भी एज अ फिगर कंसिडर किया जाता है। इवन जब भी हम ट्रैवल करते हैं तभी हम कभी-कभी शिवाजी महाराज के स्टैचू देखते हैं, तो वो स्टैचूज़ को भी हम फिगर की तरह ही कंसिडर करते हैं। इवन यहाँ पे आप ये रूम देख सकते हैं, रूम में ये पोस्टर है, तो उस पोस्टर में एक एनिमल का पिक्चर लगा है। इवन ये एनिमल को एक फिगर की तरह कंसिडर किया जाएगा। इवन इफ इसमें एनिमल दिखाया है, इवन दो इसमें अलग कोई भगवान दिखाया होता या फिर कोई और आदमी दिखाया होता, तो भी इसको एज़ अ फिगर ही कंसिडर किया जाता। तो एक बहुत बड़ा क्वेरी होता है और मिथ होता है कि आउटलाइन करने से मार्क जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो कहूँगी आउटलाइन ज़रूर करो, क्योंकि ये मेरी एक ड्राइंग देखो, इधर मैंने आउटलाइन नहीं किया है ड्राइंग को। और आप देख सकते हो कि किस तरह से ये जो फिगर्स है, वो बैकग्राउंड में मर्ज हो रहे हैं और अच्छे से दिख नहीं पा रहे। तो आपको दिखाने के लिए मैंने इस पेन से ये मेमोरी ड्राइंग को वापस आउटलाइन किया है। तो ये एक ब्रश पेन है और इसका जो निब है, वो कुछ ब्रश की तरह रहता है। तो आप ये पेन इस तरह से यूज़ कर सकते हो। और एक टूल है जो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। जैसे कि आप ये मेमोरी ड्राइंग को देखो, इसमें कितना बदलाव आया है जस्ट आउटलाइन से। ये मेमोरी ड्राइंग कितनी लाइव दिख रही है जस्ट बिकॉज़ मैंने इसको आउटलाइन किया है। और मैंने सिर्फ यहाँ पे फिगर्स को ही आउटलाइन नहीं किया, मैंने जो आगे ऑब्जेक्ट्स है या फिर इस आदमी के हाथ पे कोई वस्तु है, उसको भी आउटलाइन किया है। इससे मेमोरी ड्राइंग के फिगर्स एक तरह से बैकग्राउंड से अलग हो जाते हैं और अच्छे से और बोल्ड फॉर्म में दिखना चालू करते हैं। और एक आप बात ध्यान में रखो कि आपको सिर्फ आगे वाले ऑब्जेक्ट्स को ही आउटलाइन करना है, पीछे वाले ऑब्जेक्ट्स को आउटलाइन मत करना। जैसे कि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स को आउटलाइन नहीं किया या फिर ये पीछे ह्यूमंस की क्राउड को दिखाने की कोशिश की है, उधर मैंने आउटलाइन नहीं किया। इवन यहाँ पे मैंने ये बिल्ली दिखाई है, इस बिल्ली को मैंने आउटलाइन किया है और ये मेमोरी ड्राइंग में ये बिल्ली को भी एक फिगर की तरह कंसिडर किया जाएगा। और इस तरह से मैंने आपके कुछ क्वेरीज और कुछ बड़े-बड़े मिथ्स है, वो क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर, अनया, ज्यादातर बिगिनर मेमोरी ड्राइंग करते वक्त कुछ डिटेल हमेशा मिस करते हैं या उनसे अवॉइड होती है या फिर वो निगलेक्ट करते हैं। क्या हम उसके ऊपर बात करें ताकि इन लोग को सबको एड्रेस हो कि कौन सी चीजों के ऊपर उन्हें ध्यान देना जरूरी है? हाँ सर, ज़रूर। जभी भी हम पहली बार मेमोरी ड्राइंग ड्रॉ करना चालू करते हैं, तभी हम फेसेस बहुत निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मेमोरी ड्राइंग ज़रूर ड्रॉ की है, पर किसी भी मेमोरी ड्राइंग के फिगर के मैंने फेसेस नहीं ड्रॉ किए। हम इवन हाथ को निग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितने छोटे-छोटे हाथ निकाले हैं, एकदम दाने जैसे। आप बेसिकली देख सकते हैं हमारा हाथ हमारे चेहरे जितना रहता है बड़ा। इवन पैर हम निग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेडी बेयर जैसे पैर निकाले हैं, 2 पैर 2 डायरेक्शंस में। इवन इफ हमने अच्छे से फिगर्स ड्रॉ करने की कोशिश की, जैसे कि यहाँ पे
हम तो भी बैक निकाल कर फेसेस अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। और इवन इफ हमने फेसेस ड्रॉ करने की कोशिश की, हम कुछ ऐसे कार्टून जैसे फेसेस ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम तभी कार्टून से ज़्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं और कार्टून ही ज़्यादा देखते हैं, तो हमारे फेसेस भी उन कार्टून्स की तरह ही हो जाते हैं। वैसे आप यहाँ पे मेरे हाथ भी देख सकते हैं, कैसे दाने जैसा यहाँ पे छोटा सा हाथ निकाला है, इवन यहाँ पे हाथ कैसे निकाला है, यहाँ पे सबके हाथ कैसे छोटे छोटे हैं। और जब भी हम और अच्छे से करने जाते हैं, तभी हम हाथ को इस तरह से कुछ पॉकेट में रख कर छुपाते हैं, या फिर इस उनको किसी ऑब्जेक्ट के इस तरह से पीछे डाल देते हैं, जिससे हाथ दिखे ही ना। इवन हम बैकग्राउंड को बहुत इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन फिगर्स पर ही इतना ध्यान देते हैं कि हम बैकग्राउंड के बारे में पूरी तरह भूल जाते हैं। जैसे कि इस ड्राइंग में मैंने सिर्फ येलो कलर मारा है बैकग्राउंड को दिखाने के लिए। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़ा सा झाड़ दिखाया है बैकग्राउंड का जो स्पेस है उसको कवर करने के लिए। इवन यहाँ पे मैंने एक वेंडर दिखाया है जो कुछ सेल कर रहा है, पर ये सारा जैसे आप देख सकते हो कैसे ऊपर ऊपर जा रहा है। ये होता है क्योंकि हमें पर्सपेक्टिव का नॉलेज नहीं रहता, तो आपको पर्सपेक्टिव भी समझना पड़ेगा और थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। तो अब तक मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक है कि फेसेस आपको अच्छे से ड्रॉ करने हैं और फेसेस के डिटेल्स समझने हैं और प्रैक्टिस करने हैं। इवन हाथ के प्रोपोर्शंस को ड्रॉ करना और पैर को किस तरह से ड्रॉ करना है ये समझना है। बैकग्राउंड के डिटेल्स में क्या क्या रहता है वो सीखना है, और पर्सपेक्टिव किस तरह से समझा जाता है और ड्रॉ किया जाता है वो अंडरस्टैंड करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनया, जिस तरह की मेमोरी ड्राइंग ग्रेड एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और वहाँ ह्यूमंस मोस्टली एक्सपेक्टेड होते ही है, तो क्या हम सबको बता देते हैं कि ह्यूमन फिगर्स को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस हम लोगों ने किस तरह से शुरुआत की थी? हाँ सर, ज़रूर। पर उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी कि ह्यूमन प्रोपोर्शनेटली कैसे ड्रॉ करें। जैसे कि यहाँ पे पहले आपको एक हाइट डिसाइड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये हाइट डिसाइड कर रही हूँ। अभी इस हाइट का आपको हाफ करना है, जो यहाँ पे होगा कुछ इस हाफ का भी आपको हाफ करना है, यानी कि यहाँ पे उस हाफ का भी आपको और एक हाफ करना है जो होगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ह्यूमन के हाइट का। अभी हम चालू करेंगे ये आखिरी वाले हाफ से, जहाँ पे हमारा होगा सिर। तो यहाँ पे ऐसा ओवल जैसा हम शेप निकालेंगे जो थोड़ा सा उस हाफ से बड़ा होगा, और फिर हम आएंगे गर्दन पे और ये होंगे हमारे शोल्डर्स। ओके। और यहाँ से हमारे पैर चालू होते हैं, ये जो हाफ है यहाँ से हमारे पैर चालू होते हैं, तो ये पैर एंड होंगे यहाँ पे कुछ। ये जो आखिरी वाली लाइन है यहाँ पे हमारे पैर एंड होंगे, और ये हो गए पैर हमारे निकाल के। और अभी हम आएंगे हाथ पर। अभी ये जो हाथ है थाइस के एरिया पर, यानी कि यहाँ पे हमारा हाथ होगा, तो यहाँ पे आके हमारा हाथ ये एंड होगा। तो अभी ये हाथ यहाँ पे क्यों एंड होगा, क्योंकि हमारे जब पॉकेट में हाथ जाता है तो वो थोड़ा सा फोल्ड होता है। उसका मीनिंग है कि हमारा हाथ थोड़ा लंबा होता है और नी से थोड़ा सा ऊपर होता है। अभी जब हम बच्चे का ड्राइंग निकालने जाते हैं तभी हम हाइट भी उतनी ही छोटी लेते हैं, एडल्ट जितनी हाइट नहीं लेंगे। तो हम इतना एक छोटा सा हाइट लेंगे और बच्चे का हाफ करेंगे और उसी हाफ का और एक हाफ करेंगे, और वही हम रोकेंगे। ये जो आखिरी वाला हाफ है वो बच्चे का सिर होगा, क्योंकि बच्चे का जो सिर होते हैं वो थोड़े बड़े रहते हैं एक एडल्ट के सिर से। तो उसके बाद हम जो यहाँ पे नीचे बॉडी ड्रॉ करेंगे बच्चे की, वो थोड़ी सी छोटी हो जाएंगी सर के हिसाब, तो वो बच्चा बच्चे जैसा दिखेगा। तो बेसिकली ये हो गए बच्चे के पैर और ये हो गया बच्चे का एक हाथ यहाँ पे। तो बेसिकली इस तरह से आप इजीली प्रोपोर्शनेट ह्यूमन निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी मैं ह्यूमन ड्राइंग ड्रॉ करना चालू किया था तभी मैंने कुछ लाइव स्केचेस किए थे। तो यहाँ पे आप ये फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं जेजे के एग्जीबिशन को गई थी, जहाँ पे ये आर्ट स्टूडेंट्स एक आदमी का पोर्ट्रेट निकाल रहा था लाइव स्केचिंग से। यहाँ पे मैं बैठी हूँ और मैं यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे दिया गया है उसका स्केच निकाल रही हूँ। ये हमारे क्लास का ही सीन है कि हमारे क्लास में ये जेजे के कुछ बच्चे बैठे थे और उनका एक स्टूडियो करके सब्जेक्ट आता है, तो वो उस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। यहाँ पे मैंने एक आपके लिए ऑनलाइन रेफरेंस ढूंढा है जहाँ पे ये बच्ची कुछ स्टैचू को ड्रॉ करने की कोशिश कर रही है। तो इसको कहते हैं लाइव स्केचिंग। यहाँ पे मैंने ये लाइव स्केचिंग कुछ किए हैं।
आप देख सकते हैं कि मैं नीचे गई थी, हमारे यहाँ पे एक पार्क है, तो वहाँ पे पार्क में जाके बैठे हुए आदमी को मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की थी। यहाँ पे एक अंकल बैठे थे, पेपर पढ़ रहे थे मस्त से, उनका एक्शन बहुत पसंद आया, तो मैंने उनको ड्रॉ कर दिया। इवन यहाँ पे मैंने इस लड़के को ड्रॉ किया है जो बैठकर सोच रहा था। उसी लड़के को मेरे सर ने इजीली कैसे ड्रॉ किया जाए वो दिखाया है यहाँ पे। इवन ये लड़का उसी तरह से मैंने ड्रॉ किया है। ये सारे जो मैंने किए थे वो लाइव स्केचिंग से किए थे, पर जब हम स्कूल में रहते हैं तभी हमें इतना टाइम नहीं रहता कि हम नीचे जाए और लाइव स्केचिंग करें। तो उसके लिए मैंने सोल्यूशन निकाला क्या था कि हम पिंटरेस्ट से या फिर ऑनलाइन रेफरेंस से देखकर ड्राइंग करें। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑनलाइन रेफरेंस से किया है। अभी ऑनलाइन रेफरेंस से क्यों? क्योंकि ऑनलाइन रेफरेंस से करते वक्त हमें एक्शंस उनके समझ में आते हैं। जैसे कि ये लड़का यहाँ पे फोन देख रहा है, तो मैं उसका एक्शन अच्छे से समझ पाई कि किस तरह से उसने अपना पैर दीवार पर लगाया है और किस तरह से वो दीवार पिन हुआ है। वैसे ही ये आदमी कुछ खड़ा होके कर रहा है एक्शन, जैसे कि ये है, ये जैसे एक्शन है वो हम लाइव इससे कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स का एक्शन है। तो ये मैंने देखकर किया है, जिससे मैं समझ पाई कि अगर मुझे स्पोर्ट्स का एक्शन करना है तो मैं किस तरह से कर पाऊंगी। इवन ये है जो एक पेट्रोल पंप पे कुछ पेट्रोल भरने का काम कर रहा है, तो उसके एक्शन है। इवन ये अंकल कहीं फिशिंग जा रहे हैं, तो उनके एक्शन है। इनके कपड़े भी देखिए किस तरह से मैंने जरा फैशनेबल कपड़े दिखाए हैं, मतलब फैशनेबल फैशनेबल नहीं, बट तो भी यहाँ पे इनका कॉलर दिखाया है, उन्हें एक वेस्ट पहना है, हाफ टाइप पैंट पहना है। यहाँ पे एक लड़की बैक फेस पे खड़ी है। जैसे कि मैं बोली, आपको सिर्फ फ्रंट फेस नहीं ड्रॉ करना चाहिए, आप बैक फेस भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये लड़की आप देख सकते हो किस तरह से कमर पे हाथ रख के खड़ी है। तो यहाँ पे मैंने विदाउट रेफरेंस यानी कि मेरे मेमोरी से ह्यूमंस ड्रॉ करने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कोई स्टूअर्ट है और ये कुछ तो सर्व करने जा रहा है। यहाँ पे ये लड़का जो बैठा है वो किस तरह से बैठा है उसकी एक्शन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने एक स्पोर्ट्स एक्शन दिखाने की कोशिश की है, किस तरह से लड़का भाग रहा है। इवन यहाँ पे मेरे सर ने मुझे कुछ तो चेंजेस दिखाया, उसका पैर किस तरह से होना चाहिए। जैसे कि ये अंकल है यहाँ पे चल रहे हैं। अभी यहाँ पे मेरी गलती कैसी हुई कि मैं निकालते गई और यहाँ पे एंड में जाके मैंने ये कट कर दिया, क्योंकि ये पेपर से ही बाहर जा रहा था। तो आपसे भी ये गलती हो सकती है। यहाँ पे मैंने एक लेडी ड्रॉ की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी सर ने सेम लेडी ड्रॉ की है, पर इसको किस तरह से निकाला है। इसके कपड़े देखिए और इसका एक्सेसरीज देखिए, तो आप इस तरह से भी कुछ एक्सेसरी ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये समझा किस तरह से हम ह्यूमन लाइव ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपके पास लाइव ह्यूमन ड्रॉ करने के लिए समय ना हो, तो आप रेफरेंस से भी कॉपी करके ह्यूमंस ड्रॉ कर सकते हैं। इवन आफ्टर कॉपिंग फ्रॉम रेफरेंस हम खुद से ह्यूमंस वापस प्रैक्टिस करना कैसे चालू कर सकते हैं, यानी कि खुद के मेमोरी पावर पर। अभी हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो सर, अच्छा, इतना सीखने के बाद अनाया, क्या तुम्हें ह्यूमंस को उसके सारे डिटेल्स के साथ पूरी तरह से ड्रॉ करने आया था, या कुछ डिफिकल्टी फिर भी तुमने फेस की थी? मैंने इवन दो मैंने इतने सारे रेफरेंस से कॉपी करके किया था, पर तो भी मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस की थी। मैंने सिर्फ ऑनलाइन रेफरेंस से ही नहीं किया था, ये बुक था मेरे पास। अगर आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम हो तो आप ऐसा बुक भी ले सकते हो। इस बुक से भी कुछ कॉपी करके किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एक्शन पोज है, तो मैंने ये एक्शन पोज भी एक जगह पे कॉपी की थी। इवन ऐसे कुछ मेमोरी ड्राइंग्स है इसमें, जो आप देख सकते हो और समझ सकते हो उसमें कैसे किस तरह से डिटेल्स है और किस तरह से एक्शंस है, ये समझ सकते हो। तो आप ऐसी बुक ज़रूर ले सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट ना हो तो। और कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अभी हाँ ज़रूर मैंने ऑल्दो मैंने इतने रेफरेंस से निकाला था, तो भी मुझे हाथ पैर निकालने में तो भी बहुत तकलीफ होता था। यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरह से मैंने ये फिगर ड्रॉ की है। यहाँ पे मैंने उसी फिगर का सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैंने उसी फिगर का 3D वर्जन ड्रॉ किया है। इससे मुझे वो फिगर के और एस्पेक्ट्स और किस तरह से और फिगर अच्छे से निकल सकती है वो समझ आ गया। इस तरह से मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की थी फिगर्स निकालने के लिए, कि सिंप्लीफाइड और 3D वर्जन फिगर्स का ही।
तो इस तरह से भी मेरे सर ने प्रैक्टिस मुझसे करके ली थी। अभी तो मैंने खुद की डिफ़िकल्टीज़ बताई कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई या फिर मैंने क्या-क्या थिंग्स एक्सपीरियंस किए। अभी आपकी जो डिफ़िकल्टी हो सकती है वो अलग हो या फिर आपको कुछ और लगे, वो आपको पहचाननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन की तरफ, क्या बोलते हो सर? तो अनया, क्या सिर्फ सिंगल सिंगल ह्यूमन फिगर्स को ही ड्रा करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए क्या, या कुछ और? हमने क्या किया था, जरा इन लोगों को बताओ। तो सिर्फ सिंगल सिंगल फिगर्स की प्रैक्टिस नहीं करनी हमें, हमें डुओ, ट्रियो और ऐसे ग्रुप में भी ये प्रैक्टिसेस करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने नीचे ह्यूमन एक लाइट कलर से ड्रॉ किया है, कुछ इस तरह से येलो कलर से, और ऊपर डार्कर कलर्स उसका स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया है। अगर आपको चाहिए तो आप और एक डार्क कलर से और फाइनलाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये एक ह्यूमन ड्रॉ किया है जो चल रहा है। अभी ये जो स्केचेस किए हैं वो मैंने लाइव स्केचेस किए हैं। इवन यहाँ पे मैंने एक फैमिली दिखाई है जो खड़ी है। अभी यहाँ पे एक डुओ ड्रॉ किया है जहाँ पे ये वेंडर है वो इसको कुछ दे रहा है। तो इसमें इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है, एक कम्युनिकेशन है। यहाँ पे भी तो लोग बैठे हुए दिखाए हैं जो कुछ बातें कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं एक साथ बैठकर। वैसे ही ये दोनों जो खड़े हैं वो आपको देखकर ही समझ रहा होगा कि ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन है। और वैसे ही यहाँ पे ये लेडी अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उनको चला रही है। ये जो इंटरेक्शंस है इनसे आपका जो मेमोरी ड्राइंग है वो और अच्छे से और लाइव दिखेगा। इसमें एक थोड़ा लाइफ ऐड हो जाएगा उसमें। ये जो मैंने ड्राइंग किए है वो मैंने रेफरेंस से कॉपी करके की है। जो मैं लाइव स्केचेस से या फिर लाइव ड्राइंग से समझ नहीं पाती थी वो मैं रेफरेंस से देखकर समझती थी। मतलब जो थिंग्स मेरे दिमाग में ही नहीं आती, मुझे समझता ही नहीं था, तो वो मैं रेफरेंस से कॉपी करके समझ पाई हूँ। जैसे कि ये एक मैंने किया है वो रेफरेंस से मैंने कॉपी किया है। इवन ये दोनों लड़के जो बैठ के बात कर रहे हैं वो भी मैंने रेफरेंस से किया है। ये कुछ बच्चे हैं जो मस्ती कर रहे हैं। तो ये जो कुछ बाकी की चीज़ें जैसे कि एक्सप्रेशंस तो मैं ये वो समझ नहीं पाती थी, पर जैसे मैं रेफरेंस से करने लगी वो मुझे समझ में आने लगा। वैसे ही यहाँ पे एक ये इवेंट है कि बहन भाई चल रहे एक साथ हाथ पकड़ के, तो उनके बीच का एक ये और एक इंटरेक्शन हो गया। वैसे ही मैंने रेफरेंस से देखकर करने के बाद तो यहाँ पे मैंने ये खुद से ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ये बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था इन दो लड़कों का, पर ऊपर से मुझे सर ने बताया कि किस तरह से और अच्छे से मैं इसको ड्रॉ कर पाऊँ। इनका जो इंटरेक्शन है वो मैंने कितने अच्छे से दिखाया कि इसने इसके कंधे पे हाथ रखा है, ये इसको टाली दे रहा है। वैसे ही ये दोनों लड़के एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये पेंट कर रहा है और ये इसका जो फ्रेंड है वो इसको बता रहा है कि कहाँ पे पेंट करना चाहिए। उसके बाद मैंने ग्रुप में ड्रॉ करना चालू किया। जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रुप दिखाया है बच्चों का, ये ट्रियो दिखाया है, ये आगे दिखाए हैं, ये थोड़े पीछे और एक ग्रुप दिखाया है, यहाँ पे एक डुओ दिखाया है। उसी तरह से आगे जाके मुझे सर ने एक असाइनमेंट दिया जिसमें उन्होंने मुझे कहा था कि विदाउट एनी फियर, मतलब हमें जो फियर रहता है कि मुझे ये ह्यूमन का पोज नहीं आता या फिर मुझे इस तरह से ह्यूमन ड्रॉ ही नहीं करना आता, वो भूल कर छपरी लोग रोड पे डांस कर रहे हैं इस तरह से ये ड्राइंग निकालने का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने मेमोरी से जैसे छपरी लोग डांस करते हैं या फिर उनके जो स्टेप्स रहते हैं वो याद करके फियरलेसली ड्रॉ करने का कोशिश किया है। यहाँ पर मैं ऐसा होल्ड बैक नहीं किया मैंने कि मुझे फिगर्स ड्रॉ नहीं करना आता या फिर मुझे ये पोजीशन ड्रॉ ही नहीं करने आएगी। वैसे ही आगे जाके मैंने थोड़ा उनका ही और बड़ा ग्रुप ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फनी पोजेस ड्रॉ की है कि ये अपना शर्ट निकाल के कुछ डांस कर रहा है। तो आप भी इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हैं कि जिससे आपका अंदर का एक डर होता है वो खत्म हो जाए। वैसे ही यहाँ पे लेडीज जो झगड़ रही है उनका मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये कुछ पानी के लिए या फिर कुछ और रीजन के लिए झगड़ रही है, तो इनके पोस्चर्स या फिर पोजीशन, इनके फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें मैंने इसमें दिखाने की कोशिश की है। तो सर आपको क्या लगता है, हम आगे क्वेश्चन की तरह अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े? तो अनया, तुम्हें ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भूल रही हो तुम? ह्यूमंस के कुछ हिस्सों की प्रैक्टिस हमने अलग से की थी, तो जरा उसके बारे में इनको कुछ बताओ। तो अरे हाँ, वो तो रह ही गया। तो हमने अलग अलग ह्यूमंस के पार्ट्स की प्रैक्टिस की थी सर, बराबर। तो यहाँ पे मैंने वैसे ही हैंड्स की प्रैक्टिस की है
कि हैंड्स कुछ पकड़ता है या फिर हैंड्स का कोई जेस्चर होता है जैसे कि थम्स अप, हाय, तो वो मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है और ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये कुछ मैंने पैर के प्रैक्टिसेस की है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सर ने मुझे ब्लॉक मैनर में पैर कैसे रहता है वो दिखाने की कोशिश की है, मतलब एकदम सिंपल मैनर में। और वैसे ही मैंने यहाँ पे एक्चुअल रियलिस्टिक पैर कैसे रहता है वो ड्रॉ करके समझने की कोशिश की है। ये एक मेरे सर ने मुझे पैर दिखाया था कि एक बाजू में पैर या फिर एक टोज पे पैर रहता है तो कैसा रहता है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे कुछ मेरे सर ने सुधार दिखाया है मेरे ही किए हुए पैर पर। तो आगे जाके सिर्फ मैंने पैर और हाथ की नहीं, मैंने फेसेस की भी अलग अलग प्रैक्टिसेस की थी। जैसे कि ये सारे जो मैंने फेसेस की प्रैक्टिसेस की है वो मैंने देखकर की है। तो मैंने ये ट्राई किया था कि मैं प्रोफाइल में या फिर 3/4 मैनर में बनाऊं। वैसे ही मैंने यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस की है। यहाँ पे मेरे सर ने मुझे दिखाया था कि किस तरह से इजीली मैं कर सकूं, क्योंकि मैं एकदम ज़्यादा ही फीचर्स डालने की, और ये अभी इस फेसेस पे शेडिंग हुई है जो भी हुआ है वो किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अनाया, अब बारी आती है ह्यूमन को कलर करने को सीखने की। हमने किस तरह से ह्यूमंस को कलर करना शुरू किया था, इसको स्टेप बाय स्टेप जरा खुल के हम लोग इनको बताते हैं। हाँ सर, ज़रूर। स्टार्टिंग में जब भी मैंने ह्यूमंस को कलर करना चालू किया या फिर सीखना चालू किया, तब मैं क्या करती थी कि मैं इस तरह से कुछ कि जो फोल्ड्स रहते हैं कपड़ों पर वो दिखाने की कोशिश करती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्कर्ट पे दिखाया है, यहाँ पे इसके शर्ट पे दिखाया है, इवन इसके पैंट पे दिखाया है। वैसे ही मैंने यहाँ पे भी किया था। इसमें मैं इतनी खो जाती थी कि मुझे फेस का कलर करने को आता ही नहीं था। अभी इसका फेस देखो कितना यहाँ पर सुंदर है, पर मैं यहाँ पे कलर करते वक्त इसको बहुत भद्दा बना देती थी। तो मुझे सर ने क्या बोला था कि ऐसा मत करना, तुम ज़रा सिंपलिस्टिक मैनर में करना। तो यहाँ पे मैंने वॉयलेट कलर का यूज़ करके शेड्स ऐड करने की कोशिश की है एकदम सिंपल मैनर में। अभी जब भी आप शेड्स ऐड करते हो तभी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको लाइट सोर्स का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मेरा लाइट सोर्स सूरज है, तो ऊपर से मेरा लाइट सोर्स नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने शेड्स दिखाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने वही सेम चीज़ की है कि मैंने थोड़ा डार्क दिखाया है, वहाँ पे मैंने लाइट दिखाया था, यहाँ पे थोड़ा डार्क दिखाया है। अभी मेरे पास ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स थे, इसीलिए इन पर ऐसे शेडिंग की प्रैक्टिस कर पाती थी। उसी तरह से मैंने यहाँ पे वॉयलेट कलर का यूज़ किया। अभी मैं वॉयलेट कलर का यूज़ क्यों करती हूँ, क्योंकि वॉयलेट कलर एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है कोई भी कलर को डार्क करने के लिए। और इवन जब भी हम वॉयलेट कलर अप्लाई करते हैं ना वो बहुत नेचुरल लगता है, ऐसा सर ने मुझे यहाँ पे दिखाया था। और कैसे सिंपल मैनर में कर सकती हूँ, वैसे यहाँ पे छोटे छोटे डिटेल्स अवॉइड किए हैं और एकदम सिंपल मैनर में मुझे सर ने करके दिखाया है। इवन यहाँ पे सर ने मुझे किसी बंदे पे पीछे से लाइट आ रहा है तो वो आगे से कैसे दिखेगा वो दिखाया है। अभी ऐसे जो मेरे पास स्केचेस है ना वो मेरे पास बहुत सारे अवेलेबल थे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे ऐसे टाइमिंग की प्रैक्टिस करती थी कि 6 मिनट में या फिर 4 मिनट में ये ड्रॉ करती थी और फिर 6 मिनट में इसको आउटलाइन करती थी। तो अभी मैं इसको आउटलाइन किस चीज़ से करती हूँ मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वही टेक्निक यूज़ करके इसके शर्ट पे किया है, तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना सिंपल मैनर में इसको किया है। इवन इसका ये जो फेस है मुझे सर ने दिखाया था कि कैसे मैं कर सकती हूँ। जैसे जैसे मैं आगे इसको करने लगी इसमें मैंने एक गलती की कि मुझे वॉल्यूम की समझ नहीं थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सिर्फ बाजू में एक छोटा सा शैडो मारती थी क्योंकि मुझे वो मारना है फॉर्मेलिटी के लिए। पर यहाँ पे देखिए मेरे सर ने पेंसिल शेडिंग से मुझे दिखाया है कि किस तरह से मैं वॉल्यूम दिखा सकती हूँ। तो मैं वॉल्यूम दिखाने के लिए यहाँ पे आप देखिए ये जो लेडी है इसका पेट ज़रा बड़ा है, तो जो नीचे का सेक्शन है उधर मैंने शेड दिखाया है जिससे इसका पेट दिख रहा है, तो यही वॉल्यूम होता है। इवन ये जाड़ा जो इंसान है कि इसका पेट का मैंने वॉल्यूम दिखाने की कोशिश की है। तो अभी यहाँ पे मेरे सर ने मुझे ये ह्यूमन करके दिखाया है। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट येलो कलर का लाइट आ रहा है। अभी ये रिफ्लेक्ट येलो कलर का लाइट कहाँ पे यूज़ होगा वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। यहाँ पे मैंने फेसेस पर शेडिंग की प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग लाइट डायरेक्शन की प्रैक्टिस की है, यानी कि यहाँ पे इसके इस साइड से लाइट आ रही है इसके लिए शैडो अपोजिट साइड पे पड़ी है। यहाँ पे इसके राइट साइड से लाइट आ रही है इसीलिए शैडो लेफ्ट साइड पे पड़ी है। इस लड़की के दोनों साइड से लाइट आ रही है इसके लिए शैडो ऐसे बीच में पड़ी हुई आपको दिख रही होगी। मैंने ये और कुछ प्रैक्टिसेस किए हैं।
अभी यहाँ पे मैंने 3/4 फेसेस को किस तरह से शैडो में दिखाया जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एकदम सिंपल मैनर में ट्राई किया है कि मैं फेसेस का दिखा पाऊँ। अभी यहाँ पे मैंने कलर में भी शैडो दिखाई है। अभी ये इसका यूज़ कहाँ होता है वो मैं आपको यहाँ अभी बताऊँगी। तो यहाँ पे आप इस लड़के को देख सकते हो। तो इस लड़के को मैंने क्या किया है कि वॉयलेट का शेडिंग ज़रूर दिया है, बट यहाँ पे एक दूसरी डायरेक्शन से एक अलग लाइट आ रही है। इस तरह से ये येलो लाइट दिखाने की कोशिश की है। इवन इस लड़के पर मैंने ऊपर से इमेजिन किया है कि ब्लू लाइट आ रही है और इस लड़के पर वैसी ब्लू लाइट दिखाने की कोशिश की है। वही टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लब में लोग नाचते हुए दिखाए हैं। यहाँ पे मैंने अलग अलग कलर के लाइट दिखाए हैं। तो आप इनके कपड़ों पे देख सकते हो कि कैसे उन लाइट्स का इफेक्ट आया है। इस इफेक्ट से एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे नॉर्मली हम डिस्को में जाते हैं तो वैसा एनवायरनमेंट रहता है, वैसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस इसमें मैंने एक एकदम ड्रामेटिक सीन बनाया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ बॉम्ब स्पॉट टाइप हुआ है और वो बॉम्ब स्पॉट का जो आग लगा है, उसका जो आग का एक येलोइश लाइट होता है, वो यहाँ इनके कपड़ों पे गिर रहा है। जैसे कि इस ये जो स्ट्रेचर ले जा रहा है उस पे गिर रहा है, ये इस लड़की पे गिर रहा है, ये जो आदमी भाग रहा है इधर से उस पे गिर रहा है। और सिर्फ ह्यूमंस पे ही नहीं दिखाया, मैंने ऑब्जेक्ट्स पर भी दिखाया है और इवन यहाँ पे ग्राउंड पे भी दिखाया है। तो इस तरह से आप एक ड्रामेटिक सीन भी क्रिएट कर सकते हो सिर्फ लाइटिंग दिखा के। तो क्या लगता है सर, हमें अभी इसके बारे में आगे बोलना चाहिए कुछ, कि हम बैकग्राउंड पे चालू करें? ओके अनया, मेरे ख्याल से अभी ह्यूमंस के बारे में सीखना समझना अभी काफी हो चुका है। अब थोड़ा बैकग्राउंड के रिलेटेड बात करते हैं। हमने बैकग्राउंड की शुरुआत कैसे की थी, इन्हें जरा खुल के बताते कि किस तरह से पर्सपेक्टिव एंड ऑल वगैरह हम लोगों ने हैंडल किए थे। जरा उसके बारे में जरा बताओ। हाँ सर, ज़रूर। पर्सपेक्टिव करने से पहले मुझे सर ने क्या बोला था कि अपनी ही घर का एक स्केच निकालो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरे घर का विदाउट फ़ोटो निकाले स्केच निकाला है। वही स्केच को मैंने फ़ोटो से कंपेयर किया था। उसी टाइम पे मुझे समझा कि कुछ-कुछ इसमें बदलाव की ज़रूरत है। मैं और सर एक एग्ज़िबिशन के लिए गए थे जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स को। उधर फर्स्ट फ्लोर पे गए थे। वो फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग मैंने मेमोरी से यहाँ पे निकालने की कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दरवाज़ा है वो पीछे जाके कैसे छोटा हो रहा है और ये जो स्टेयर्स है उनका भी एंगल किस तरह से बदल रहा है। वैसे ही मैंने ये किया था। यहाँ पे मेरे सर ने मुझे ये टॉपिक दिया था कि कोई रूम हो जो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, वो कैसे दिख रही होगी या फिर सारा सामान कैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सीढ़ी दिखाई है, एक वायर नीचे गिरते हुए दिखाई है, इवन कुछ पेंटिंग के टूल्स दिखाए हैं, एक वुडन प्लैंक दिखाया है। तो मैंने यहाँ पे एक हवेली का ड्राइंग किया है। अभी आपने ये ड्राइंग्स मेरे देखे होंगे, पर इसमें मैंने एक भी ह्यूमन नहीं ड्रॉ किया। मैंने ये सारे ड्राइंग्स ह्यूमनलेस ड्रॉ की है। मुझे बैकग्राउंड का एक महत्व इससे समझ में आने लगा कि बैकग्राउंड में कितने डिटेल्स ऐड किए जा सकते हैं। सिर्फ ह्यूमंस ड्रॉ करना ही मेमोरी ड्राइंग नहीं होता, बैकग्राउंड भी मेमोरी ड्राइंग का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ये हवेली ड्रॉ की है। तो इस हवेली में मैंने एक ऊपर के फ्लोर से व्यू है ऐसे दिखाने की कोशिश की है। ये एक शनिवार वाड़ा करके पुणे में एक जगह है, तो उस जगह का मैंने स्केच निकालने की कोशिश की थी आफ्टर मैं उधर विजिट करके आई थी। इवन ये एक टर्निंग पॉइंट है किसी रोड का। इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने पहले तो पेंसिल से बेसिक आउटलाइन करके ली थी और फिर मैंने इस पर ऊपर लाइट कलर से यानी ऑरेंज कलर से और इस पर डेवलपमेंट करने की कोशिश की थी। और जब भी मुझे ऑरेंज कलर से ये डेवलपमेंट काफ़ी नहीं लगी, तभी मैंने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया। जब भी मुझे लगा कि ब्लू कलर में भी और डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तभी जाके मैंने इसको ब्लैक कलर से फाइनलाइज़ किया। तो बेसिकली ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो इरेज़र अवॉइड करने को। अभी इरेज़र क्यों अवॉइड करना है? जब भी आप इरेज़र यूज़ करते हो, तभी आप वही लाइन रब करके वापस उसी जगह पे लाइन निकालते हो, जिससे आपका ड्राइंग में कोई डेवलपमेंट नहीं होता। तो इस टेक्निक से आप इरेज़र अवॉइड करना सीख जाओगे। अभी ये भी एक हॉस्पिटल का मैंने ड्राइंग किया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बिस्तर दिखाए हैं, हॉस्पिटल में जिस तरह से होते हैं। यहाँ पे मैंने एक नर्स का मेडिसिन का काउंटर दिखाया है। इवन यहाँ पे एक आईवी का वो स्टैंड रहता है वो दिखाया है, वही स्टैंड मैंने पीछे दिखाया है। यहाँ पे मैंने एक कासिल का ड्राइंग करने की कोशिश की है पर्सपेक्टिव में। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से ये सीढ़ी ऊपर जा रही है, एक फ्लोर पे जाके एंड हो रही है।
इस तरह से मैंने इस ड्राइंग में डिटेल्स ऐड करने की भी कोशिश की है। अभी ये जो है, ये एक मॉल का शेल्फ का ड्राइंग है या फिर एक लाइब्रेरी के शेल्फ का ड्राइंग है। जैसे लाइब्रेरी या फिर मॉल में इस तरह के बड़े-बड़े शेल्फ रहते हैं। ये रेलवे का मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, जैसे कि यहाँ पे इंडिकेटर देख सकते हो, या फिर रेलवे पे ब्रिज पे जाली लगा रहता है क्योंकि कोई कूदे ना, इसके लिए। ये और एक गली का मैंने ड्राइंग किया है पर्सपेक्टिव में। तो आप यहाँ पे पर्सपेक्टिव देख सकते हो कितने अलग तरीके से दिखाया है, सिर्फ एक जगह पे नहीं दिखाया कि पीछे जा रहा है। ये मैंने थोड़ा कर्विश मैनर में दिखाया है कि कर्व होके वो पीछे जा रहा है। यहाँ पे मैंने एक नून का एक माहौल दिखाने की कोशिश की है, इसीलिए ये एक दुकान है वो बंद है, ये इसका थोड़ा सा शटर खुला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, तो ये बिल्डिंग के स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं, वो भी मैंने दिखाए हैं। तो ये छोटे छोटे डिटेल्स है जो आप कभी कभी मिस कर देते हो। जैसे कि यहाँ पे इस शटर पे भी मैंने उसका एक टेक्सचर रहता है मेटल का, तो वो दिखाया है। यहाँ पे नाइकी का स्वूश दिखाया है। ये एक पाथ है जहाँ पे मैंने जो टेम्पल के तरफ जाता है। अभी ये पाथ में मैंने यही मिस्टेक की है कि मैंने यहाँ पे टायर का शॉप दिखाया है। अभी अगर आप टेम्पल को जा रहे हो तो बीच में टायर का शॉप क्यों होगा? मेरे जैसे आप गलती मत करना, आप जो सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड ही चीजें ड्रॉ करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लावर का शॉप ड्रॉ किया जो बिल्कुल सही है। ये मार्केट का मैंने सीन दिखाया है कि मार्केट में कैसे स्टेप्स पे भाजी रखी जाती है। इवन यहाँ पे जैसे कोई दुकान का है तो टार्निश हुआ रहता है, वो दिखाया है। गन्ने का जूस वाला दिखाया है। ये जो मेरे पर्सपेक्टिव के ड्राइंग्स है वो काइंड ऑफ बहुत अच्छे से यानी बहुत बारीकी से बनाए गए हैं। और ये जो मैंने ड्राइंग्स किए हैं वो मैंने विदाउट रूलर का यूज करके की है। मतलब मैंने ये फ्री हैंडेडली की है, क्योंकि मेरे सर बोलते थे कि रूलर का यूज करके नहीं करने का, फ्री हैंडेडली ही करने का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कितने सारे लाइंस मारे हैं, और ये सारे लाइंस मैंने विदाउट रूलर का यूज करके, और तो भी वो किस तरह स्ट्रेट आए हैं और अच्छे आए हैं वो आप देखिए। अभी ये जो है वो मैंने एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश की है जो ऊपर से रहता है। अभी ये क्यों किया? क्योंकि देखिए अभी आपको ये ग्रेड एग्जाम में तो नहीं यूज होगा, पर मैं तो एनआईडी और यूसेट जैसे भी एग्जाम्स दे रही थी, उसमें मुझे ये बहुत इसका हेल्प हुआ। तो वैसे ही मैंने ये देवारे से दिखाया है कि देवारे में कोई भगवान है और वो भगवान ऊपर से देख रहा है, तो भगवान को कैसा दिख रहा होगा। तो आप ये देख सकते हैं कैसे औरत मैंने छोटी सी ड्रॉ की है। इवन बाकी का घर किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। यहाँ पे मैंने एक माउस का दिखाया है कि जैसे माउस होगा और वो घर में घुस गया तो सब घर वाले मेंबर्स उसको कैसे भगाने में जुटे पड़े रहते हैं। तो वैसे ही मैंने ये दिखाया है कि माउस को घर कैसा दिखता होगा। यहाँ पर मैंने ऐसा व्यू दिखाया है कि हम फोन अपने चेहरे के पास पकड़ते हैं तो वो फोन किस तरह से बड़ा दिखता है, तो उसके हिसाब एक बस छोटी दिख रही है। ये मैंने बस को एक पर्सपेक्टिव में दिखाने की कोशिश की है। यहाँ एक टैंक में एक फिश है और वो फिश टैंक के अंदर से देख रही है, ऐसा दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कैसे मैंने कर्व दिखाया है। यहाँ पे ये बच्चा इस फिश को परेशान कर रहा है, ये दिखाया है। इवन यहाँ पे मैंने एक ट्रेन की सीन दिखाई है जहाँ पे ऊपर वाले जो सोने वाला पोर्शन है, इधर एक कबूतर ने घोंसला डाला है और ये जो बंदा है इसका वो सीट होगा, तो वो घोंसला निकाल रहा है और ये जो है वो सब सीन कैसे एंजॉय कर रहा है। तो और आपको क्या लगता है, हमें आगे बढ़ना चाहिए? वाह अनया, बहुत अच्छा। एनवायरनमेंट को ड्रॉ कैसे करना चाहिए यह अभी शायद इनको सभी को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इस एनवायरनमेंट को कलर करने की बारी। तो इसकी शुरुआत हमने कहाँ से की थी वह इनको हम लोग जरा बता देते हैं डिटेल में। पहले तो मैंने वाटर कलर मीडियम से वाकिफ होने के लिए काय की प्रैक्टिस की थी, जहाँ पे मैं फ्रीली कलर छोड़ती थी। वैसे ही मैंने यहाँ पे काय की प्रैक्टिस की है, सेम यहाँ वही रिपीट किया है कि ये स्काई की जो प्रैक्टिस थी वो मुझे झाड़ को करने में हेल्प हुआ। जैसे कि आप देख सकते हो ये पहली बार मैंने झाड़ किया था तो इसमें मैं अच्छे से फ्लो मेंटेन नहीं कर पाई, पर जब भी मैंने आगे जाके झाड़ किए तभी मैंने कुछ इस तरह से किए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फ्लो बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। जैसे कि यहाँ पे लाइट दिखाया है, यहाँ पे एक मिड टोन दिखाया है, यहाँ पे इवन शेड का डार्क वाला पोर्शन दिखाया है। ये भी उसी तरह से मैंने एक झाड़ वाटर कलर से करने की कोशिश की है। अभी ये जो मैंने ड्राइंग की है वो मैंने पहले ड्रॉ करके बाद में किया, ऐसा नहीं। इवन ये अभी ये जो है वो मैंने खुद से करने की कोशिश की थी विदाउट एनी रफ, तो इसमें ज़रा सी मिस्टेक्स मुझसे हुई है। इवन आप अगर इसमें देखो तो इसमें मैंने बहुत थब्बे मारने की कोशिश की है जिससे मैं डार्कनेस दिखा सकूं, पर ये टेक्निक जो है वो गलत है। इवन यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे थब्बे मारने की कोशिश की है, ये भी मैंने उसी तरह से कुछ किया था।
जिसमें मैंने अलग अलग टाइप के वेजिटेशन झाड़ ट्राई किए थे। जैसे कि ये ऑटम सीजन का झाड़ है, ये एक पाम ट्री है, इवन कुछ ग्रास, कुछ दूर के झाड़, ये रोजेस का झाड़ है, ये कुछ फैंसी बुश है। उसी तरह से मैंने यहाँ पे किया था। यहाँ पे मैंने ग्रासेस की भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी। ये कुछ और अलग तरह के झाड़ है। मैं झाड़ में प्रैक्टिस करना सीख गई कि मुझे समझ में आने लगा कि झाड़ किस तरह से प्रैक्टिस किए जाते हैं। मैं घर पे प्रैक्टिस करना चालू किया। अभी आप देख सकते हैं, ये पहले मैंने किया था वो गलत हो गया, तो मैंने वापस ये किया, पर ये भी इतना अच्छा नहीं हुआ। कुछ और बिल्डिंग्स की भी प्रैक्टिस की थी। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स में अलग अलग कलर ड्रॉप करने की कोशिश की है, जैसे सनलाइट के वजह से वगैरह पड़ता है उस तरह से। उसी तरह से मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स की एक लाइन दिखाई है। यहाँ पे आप विंडो देख सकते हो कि मैंने किस तरह से विंडो दिखाया है। मतलब सुबह के टाइम पे सारे बिल्डिंग्स के विंडो इस तरह से कुछ डार्किश दिखते हैं। और यहाँ पे आप ये दुकान देख सकते हो, जहाँ पे मैंने एक दिया जलते हुए दिखाया है, और वो दिए का जो लाइट है वो दिखाया है ओवरऑल। यहाँ पे एक मंदिर दिखाया है। इवन ये जो घर है वो मैंने डायरेक्ट पेंट ब्रश से किया है, और उसमें मैंने किस तरह से शेड्स ऐड किए हैं वो आप देखिए। ये मैंने कुछ ग्राउंड की प्रैक्टिस की है। यहाँ पे मैंने शैडो की प्रैक्टिस करने का ट्राई किया था, पर ये पूरी तरह से फेल गई है। इवन यहाँ पे मैंने रोड की प्रैक्टिस करने का ट्राई किया था, पर ये भी थोड़ा सा खराब हुआ मेरा। मैंने दूर के जो लैंडस्केप्स है, मतलब दूर के जो बिल्डिंग्स है, उनके प्रैक्टिस करने की ट्राई किया। जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत ऐसे दूर के बिल्डिंग्स दिखाए हैं। यहाँ पे मैंने दीवार एक दिखाने की कोशिश की थी जिसपे आलगे लगाए। अभी ये जो है वो हम हमारी मेमोरी ड्राइंग में कहीं ना कहीं यूज जरूर कर सकते हैं। मतलब एक एक सिंगुलर एलिमेंट निकालने के बाद, या फिर एक एक सिंगुलर शॉप निकालने के बाद, मैंने शॉप की एक लेन ड्रॉ करने की कोशिश की है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये एक लेन मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है शॉप्स की। यहाँ पे मैंने रेफरेंस से स्काईलाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीछे वाले बिल्डिंग्स कैसे मैंने ड्रॉ किए हैं, और उसके प्रमाणित आगे वाले बिल्डिंग्स मैंने कैसे ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक डॉन की सीन दिखाई है। यहाँ पे कलर्स आप देख सकते हो कैसे मर्ज हो रहे हैं। येलो से ऑरेंज हो रहा है, और ऑरेंज से थोड़ा और ब्लू हो रहा है। और बिल्डिंग्स आप देख सकते हो कैसे डार्क टोन में है, जैसे उस टाइम पे दिखते हैं। इसमें रेफरेंस का एक फायदा हुआ कि मुझे कलर्स किस तरह से डालने हैं, और बिल्डिंग्स के कलर्स उस टाइम पे कैसे दिखते हैं वो समझ में आने लगा। अभी यहाँ पे मैंने खुद से ड्रॉ करने की कोशिश की। जब भी मैंने ये पहली बार खुद से ड्रॉ करने की कोशिश की तो ये कुछ इस तरह से दिखा, तो इतना अच्छा नहीं हुआ उसका आउटपुट। पर मैंने वापस नेक्स्ट टाइम कोशिश की, तभी उसको थोड़ा सा एक लुक आया और थोड़ा सा वो अच्छा दिखने लगा। अभी ये ह्यूमंस के क्राउड है। अभी ये ह्यूमंस के क्राउड भी आपको बैकग्राउंड में निकालने पड़ सकते हैं। जैसे कि एक जगह लाइक मार्केट प्लेस है, या फिर मॉल है, या फिर प्रोसेशन है, ह्यूमंस के पीछे क्राउड रहते हैं। तो उसी तरह से मैंने सिंपल मैनर में ह्यूमंस कैसे दिखा सकते हैं वो दिखाया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ये ह्यूमन दिखाया है, और आप इस ह्यूमन को देखकर समझ सकते हैं कि ये फ्रेंड्स का ग्रुप है जो खड़ा है। ये एक फैमिली दिखाई है मैंने, ये बच्चे को अपने उछाल रहा है, ये कुत्ते को अपने घुमा रहा है। तो आप इनको देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या क्या एक्शंस कर रहे हैं। तो आपको भी इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस करनी है जिससे आप जल्दी से बैकग्राउंड में क्राउड निकाल पाए। ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस से किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे में मैंने कैसे ह्यूमंस निकाले, और ये बहुत सिंपल है। इनको ना हाथ है, ना मुंह है, ना फेस है, कुछ नहीं है, पर ये तो भी ह्यूमंस लग रहे हैं। इवन यहाँ पे मैंने सिलुएट्स निकाले ह्यूमंस के, और यहाँ पे मेरा क्या फायदा हुआ रेफरेंस से करने का, कि मुझे समझ में आया कि वाटर में जो रिफ्लेक्शन रहता है वो कैसे निकाला जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वाटर में रिफ्लेक्शन दिखाया है यहाँ पे, तो कैसे दिख रहा है वो। तो आप ये मिलिन मलिक की एक बुक है जो मैंने एक एग्जीबिशन से ली थी। इस बुक से पढ़कर मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लैंडस्केप्स किए, जैसे कि ये है। तो मुझे इस बुक से समझ में आया कि किस तरह से फ्लोर डाला जाता है, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पहले प्रिपेयर करनी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप भी ये बुक ले सकते हो, और इससे बहुत चीज़ें सीखने लायक भी है। उसी तरह से मैंने छोटे छोटे थंबनेल्स में प्रैक्टिस किया। मैंने थंबनेल्स क्यों किए, क्योंकि थंबनेल्स में कम टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें सीख सकती थी। किस तरह से कलर्स मेंटेन करने चाहिए, या फिर किस तरह से कलर्स ऐड करने चाहिए। तो ये फ़ायदा होता है थंबनेल का, आपके प्रैक्टिसेस भी जल्दी होते हैं, और आप वो प्रैक्टिस से बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रेफरेंस से ही कॉपी करके ये लैंडस्केप बनाया है,
तो आप ये देख सकते हो, ये एक गली है जो मंदिर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली ये वॉल दिखाई है और इस वॉल पे लाइट चमक रहा है। अभी ये लाइट यहाँ इन दो बिल्डिंग के बीच में से आ रहा है और यहाँ पे चमक रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने किस तरह से कलर्स ऐड किए हैं वो लाइट दिखाने के लिए, और बाकी सारा कैसे डल किया है। सिर्फ ये जो पोर्शन है वो मैंने ब्राइट रखा है क्योंकि उस पे लाइट चमक रही है। इवन यहाँ पे आप टाइल्स के बीच में गैप देख सकते हो कैसे मैंने दिखाई है। अभी आप ये लैंडस्केप देखिए, इसमें मैंने दूर के बसेस कैसे करना है वो सीखा। इवन पीछे के बिल्डिंग्स कैसे करने हैं वो समझा। एक बस है तो उसका शैडो गिर रहा है तो उस किस तरह से गिरना चाहिए वो समझ में आने लगा। अभी इन सारे रेफरेंस से मैं बहुत सारी चीजें सीख रही थी। तो आप भी अगर ऐसे प्रैक्टिसेस करो तो आपको भी मेरी तरह एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो ये जो मेरी ड्राइंग है वो मैंने रेफरेंस से की है और मैंने ये क्वार्टर साइज के कार्ट्रिज शीट पे की है। जब भी मैंने ये कंप्लीट किया था पूरे कलर से कलर करके, तभी मेरे सर ने मुझे दिखाया था कि मैं कैसी और चीज़ें ऐड कर पाऊँ। जैसे कि ये बिल्डिंग है तो इस बिल्डिंग पे मेरे सर ने कुछ लेटरिंग करके दिखाया है। ये एक शॉप है तो शॉप के ऊपर जो हेलोजन के लाइट्स लगे रहते हैं वो दिखाए हैं। ये एक नाइकी का swoosh लगाया है बिल्डिंग पर। ये एक दुकान है तो इसके अंदर जो एक फेस्टिव आउटलुक आ रहा है उसको दिखाने के लिए मेरे सर ने यहाँ पे ऐसे तोरण टाइप लगाए हैं। यहाँ पे ये जो रिक्शा है उस नीचे मेरे सर ने शैडो दिखाने की कोशिश की है। सेम फॉर द बाइक। यहाँ पे एक डिवाइडर भी दिखाया है। इवन झाड़ पे एक पोस्टर टंगा है, इस तरह से दिखाया है। अभी ये मेरे पास एक ट्रेसिंग है जो मेरे सर ने मुझे ट्रेस करके दिया था। तो अभी मैं अगर इस ये ट्रेसिंग को इस पर ऐसा लगाऊंगी तो ये आपको एक मेमोरी ड्राइंग की तरह दिखेगा। पर मैं आपको और एक ट्रिक बताती हूँ कि देखिए, आप इस पे रूल ऑफ थॉट भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये दो रॉड्स रखे हैं, इनको समझ लेना कि ये ग्रिड है। ये ग्रिड का जो ये लास्ट थर्ड पोर्शन है, इधर जब मैं ये रखूंगी तभी इस पूरे कंपोजिशन को एक लुक आएगा। इसको कहते हैं रूल ऑफ थॉट। तो बेसिकली ये ग्रिड के थर्ड पोर्शन में आपको कुछ भी ड्राइंग करोगे तो एक कंपोजिशन को लुक आएगा। उसी तरह से आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से जस्ट इसको एक पोजीशन, अच्छे पोजीशन पे रखने से एक कंपोजिशन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ एनवायरनमेंट रिलेटेड मेमोरी ड्राइंग्स किए हैं। ये एक नर्सरी का मेमोरी ड्राइंग है। तो इस नर्सरी के मेमोरी ड्राइंग में मैंने नर्सरी का लाइवली एनवायरनमेंट दिखाने के लिए यहाँ पे बलून दिखाए हैं और इवन यहाँ पे तोरण दिखाया है। अब देख सकते हो कि नर्सरी है, इसके लिए मैंने चेयर्स भी छोटे छोटे दिखाए हैं। इवन ग्राउंड पे मैंने 2-3 नंबर्स दिखाया कि नर्सरी में कैसे लर्निंग के लिए ग्राउंड पे और वॉल्स पे नंबर्स लिखे रहते हैं। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे नंबर्स दिखाने की कोशिश की है। ABCD का चार्ट दिखाया है। यहाँ पे एक हिस्टोरिक प्लेस का मैंने मेमोरी ड्राइंग दिखाया है। तो कैसे लोग फोर्ट पे खड़े रहते हैं और कुछ लिखा होता है तो पढ़ते हैं। यहाँ पे एक फोटोग्राफर है जो फोटो निकाल रहा है सब चीजों का। तो क्या लगता है सर, हमें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए? अनया, हर वक्त जब मेमोरी ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट को हम लोग हैंडल करते हैं, यानी आप सब लोग जब हैंडल करते हैं, तो अब ऐसी कौन सी बातें हैं या उसके ऐसे कौन से डिटेल्स है जो हर एक बिगिनर ने याद से करनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। कि जब भी आप मेमोरी ड्राइंग चालू करते हो, आपको आपके ड्राइंग में पर्सपेक्टिव ऐड करना है, ये भूलना नहीं है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ह्यूमंस निकाले हैं। अभी पर्सपेक्टिव सिर्फ ऐसा रूम का नहीं रहता, ह्यूमंस के हाइट में भी पर्सपेक्टिव डिफर करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही आई लेवल पर ह्यूमन निकाले हैं, पर उनका जो हाइट है वो जरा छोटा मोटा निकाला है। जैसे कि ये ह्यूमन आप आगे देखोगे तो ये मैंने बड़ा निकाला है, इसको थोड़ा सा पीछे निकाला है और इसकी हाइट थोड़ी सी छोटी की है, और ये उससे भी पीछे निकाला है और इसकी हाइट उससे भी छोटी की है। पर इन सबके आई लेवल्स एक ही लाइन पे है। ये एक अच्छा ट्रिक है ह्यूमंस को छोटा दिखाने के लिए और पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए। यहाँ पे ये जो बच्ची है वो इधर बैठी है और यहाँ पे उसके पीछे एक आदमी है, जो आदमी शायद से इस आदमी के हाइट का होगा, पर जस्ट बिकॉज वो पर्सपेक्टिव में पीछे है इसीलिए वो छोटा दिख रहा है। इवन ये बच्ची से छोटा दिख रहा है ये आदमी। आपको इवन बच्चे निकालते वक्त याद रखना है, उनमें भी पर्सपेक्टिव ऐड होगा। अगर बच्चा आगे होगा तो बच्चा ही बड़ा दिखेगा, पीछे जो एडल्ट आदमी होगा वो छोटा ही दिखेगा। अभी इवन यहाँ पे वही एग्जाम्पल है, ये जो बच्चा है
उसका हाइट देखिए और ये जो लड़की है उसका हाइट देखिए, दोनों का हाइट सेम ही है। ये क्यों होता है? ये पर्सपेक्टिव की वजह से होता है। आप ये फोटो में देखिए, ये रेणुका दीदी है जिनका वीडियो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बना चुकी है। मैं जो हूँ वो रेणुका दीदी से एक्चुअली शॉर्ट हूँ, बट जब मैं यहाँ पे आगे खड़ी हूँ तभी मैं रेणुका दीदी से भी बड़ी दिख रही हूँ और रेणुका दीदी छोटी दिख रही है। तो ये होता है पर्सपेक्टिव के वजह से। इसका मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन एक करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए सेट लगाया है। तो बेसिकली ये दो डॉल्स है जो सेम हाइट के, पर जब भी मैं इस ब्लॉन्ड डॉल को पीछे ले जा रही हूँ तभी ये डॉल जरा आपको छोटी दिख रही होगी, और जब मैं इसको और पीछे ले जा रही हूँ तो ये आपको और छोटी दिख रही होगी। ये होता है पर्सपेक्टिव की वजह से। जैसे कि आप यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देख ही सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास और दो कैरेक्टर्स है, श्रेक और उसका गधा। अभी जो श्रेक है वो ह्यूमन हाइट का है और गधे से ऊंचा है। तो बेसिकली जब भी मैं श्रेक को थोड़ा सा पीछे ले जाती हूँ इस तरह से कुछ, तो आप देख सकते हो कि श्रेक गधे से भी छोटा दिख रहा होगा, जबकि ये श्रेक जो है वो गधे से भी ऊंचा है। तो बेसिकली ये भी होता है पर्सपेक्टिव, और आपको ये चीज़ अपने मेमोरी ड्राइंग में ज़रूर ऐड करनी है। इसी हिसाब से आगे मैं आपको थोड़ा और ज्ञान देती हूँ। ये चीज़ जो है वो सिर्फ ह्यूमंस पे ही अप्लाई नहीं होती, इवन ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये कॉफी टेबल देख सकते हो। अभी आपको पता ही होगा कि कॉफी टेबल जो है वो दरवाजे से तो छोटा ही रहता है, पर यहाँ पे देखिए दरवाजा कॉफी टेबल से छोटा दिख रहा है। यह होता है पर्सपेक्टिव की वजह से। अभी ये चीजें ऑब्जेक्ट में भी अप्लाई होती ही है। अभी और एक बड़ी मिस्टेक हम हमेशा करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने की है कि ये जो स्टॉल है और ये जो लड़का है वो इसको कुछ तो दे रहा है, पर मैंने इस लड़के को कितना दूर निकाला है शॉप से। अब ये शॉप और इस लड़के के पैर का डिस्टेंस देख सकते हो। देखिए अभी मैंने ये मिस्टेक की है, पर आप ये मिस्टेक रिपीट मत करना। अभी ये मिस्टेक सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हो, या फिर इस इंसान को स्टॉल के नजदीक निकाल सकते हो, या फिर इस स्टॉल को इस इंसान के नजदीक निकाल सकते हो। जैसे कि ये डस्टबिन है इस स्टॉल के बाजू में, इस तरह से आप ये मिस्टेक सुधार सकते हो। अभी जब भी आप मेमोरी ड्राइंग को कलर करो तभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो आगे वाले कलर्स है उनको ब्राइट रखना है। जैसे कि आप इसका ड्रेस का कलर देख सकते हो कि मैंने कितना ब्राइट रखा है, और जो पीछे वाले कलर्स है उनको आपको लाइट, डल और कलरलेस बनाते जाना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बिल्डिंग्स जो है वो डल बनाए हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा फिगर है जो मैंने एकदम लाइट सा बनाया है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। अभी आएंगे हम थोड़ा कंपोजिशन पर। जब भी आप ये मेमोरी ड्राइंग ड्रॉ करो तभी आप ओवरलैपिंग कर सकते हो, यानी कि ह्यूमंस की ओवरलैपिंग। जैसे कि मैंने यहाँ किया है कि ये जो लड़का है इसका हाथ मैंने इस पीछे वाले ह्यूमन पर ओवरलैप किया है। इवन इस कुत्ते का जो फेस है इस ह्यूमन के पैर पर ओवरलैप किया है। इस तरह से आप छोटी छोटी ओवरलैपिंग कर सकते हो जिससे कंपोजिशन और अच्छा दिखता है। इवन इसमें देखिए कि मैंने किस तरह से यहाँ पे जो ह्यूमन है जो आगे है उसको ये पीछे वाली लेडी पर ओवरलैप किया है। इवन इन दोनों को हम करते हुए देखे कि किस तरह से मैंने उनको ओवरलैप से दिखाया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और याद से अपने मेमोरी ड्राइंग में ऐड भी करनी है। तो क्या बोलते हो सर, अच्छा मैंने बताया और आगे बढ़े हम? अब मेरे ख्याल से सारी इंफॉर्मेशन हो चुकी है, इतना सब कुछ बताया। अब बस एक आखिरी सवाल की अब इन्हें यह प्लानिंग भी बता देते हैं कि 2 घंटे के में मेमोरी ड्राइंग का पेपर किस तरह पूरा किया जाता है, या फिर उसे 2 घंटे में पूरा करने के लिए हमें पहले से ही किस तरह की प्रैक्टिसेस घर से करनी चाहिए जब हमारे पास टाइम होता है। इसके बारे में इन सबको एक एक करके बहुत डिटेल से बताना, ताकि ये लोग कोई गलती ना करे या फिर इनको कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो एग्जाम के टाइम में। तो इसके बारे में बताओ। ठीक है सर। जब भी मैंने ये प्रैक्टिसेस चालू की थी तभी मेरे सर ने क्या किया था कि 15 मिनट की पीपीटी की स्लाइड्स दिए थे, और उन्होंने ये बोला था मुझे कि वो स्लाइड ऐसे चेंज होते रहते थे और वो जो कंपोजिशन दिया रहता था उन स्लाइड्स में रैंडम कंपोजिशन था, रैंडम फोटोग्राफ्स का, तो वो मुझे ड्रॉ करना रहता था। तो इस तरह से मैंने कुछ कंपोजिशन ड्रॉ किए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैंने ऐसा 15 मिनट में ड्रॉ किया है, और वो टाइमिंग वो था ना स्लाइड वो ऐसा खुद ब खुद चेंज हो जाता था। तो मुझे टाइम से कीप अप करना पड़ा कि करने का ही है, अदरवाइज मेरा इनकम्प्लीट रह जाता था। तो उसी तरह से मैंने ये कंपोजिशन भी किया है। वैसे ही
ये एक कंपोजिशन जो है वो मैंने किया था, और ये कुछ ऐसे कंपोजिशंस है जो मैंने तभी उसी टाइम ट्राई किए थे। ये सारे जो कंपोजिशंस मैंने ड्रॉ किए थे वो आइदर मैंने लिए थे फोटोग्राफ्स या फिर सर ने फोटोग्राफ्स लिए थे, और उन्हीं से ही मैंने कॉपी करके किया है। तो आपको भी अपने एक हैबिट बनानी चाहिए कि फोटोग्राफ्स निकालने का है आपको। तो उसके आगे मेरे सर ने मुझे सरप्राइजिंग टॉपिक्स दिए थे। तो ये टॉपिक है कि सेलिब्रिटी आएगा तो कैसे माहौल रहता है। तो बेसिकली आप भी ऐसे सरप्राइजिंग टॉपिक्स ले सकते हो अपने पेरेंट्स से पूछकर, या फिर अपने किसी फ्रेंड से पूछकर। और ऐसा नहीं करने का कि अभी सरप्राइजिंग टॉपिक लिया और मैं अभी 2 घंटे बाद उसको ड्रॉ करने बैठूंगा। ऐसा नहीं करना। जब भी सरप्राइजिंग टॉपिक मिले तभी उस टाइम ही आपको ड्रॉ करना चालू करना है। और उससे क्या हो जाएगा, आपका जो एक फियर रहता है कि ओ माय गॉड ये अभी टॉपिक क्या आएगा एग्जाम में, एक डर रहता है, वो आपका डर ही निकल जाएगा। वैसे मैंने किया था यहाँ पे। तो ये दूसरा टॉपिक था कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रहेंगे, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कैसे काम करेंगे। और ये सारे जो मैंने किए थे ड्राइंग्स, वो मैंने 20-20 मिनट में कंपोजिशंस बनाए थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, टाइमिंग लिखा है मैंने 20 मिनट। आपको भी वैसे ही करके 20 मिनट में कंपोजिशन बनाने हैं। उसी तरह से ये एक कंपोजिशन है जिसमें मैंने होली का एक त्योहार दिखाया है। यहाँ पे होली जलने वाली है कि बच्चे कैसे भागते रहते हैं, इस तरह से मैंने कुछ ये कंपोजिशन बनाया है मेरे बिल्डिंग का। उसके आगे मेरे सर ने मुझे कुछ इंकिंग के प्रैक्टिसेस दिए थे, जैसे कि ये है। अभी अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस तरह से कुछ प्रैक्टिसेस कर सकते हो। मैंने ये प्रैक्टिसेस इन कॉमिक बुक्स से की है, तो इनसे कॉपी करके डायरेक्टली ब्रश से की है। मैंने एक भी प्रैक्टिस में ऐसा नहीं किया कि मैंने पहले ड्रॉ किया है, एक अंदाज ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये डायरेक्ट ब्रश से किया है। इसलिए आप भी इस तरह से कुछ ब्रश से प्रैक्टिसेस कर सकते हो अगर आपके पास टाइम हो तो। और ये जो आउटलाइन मैंने किया है वो भी मैंने 10 मिनट में ही किया था। ये मैंने ये डबल ई पेंसिल से किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। ये और ये सिर्फ स्टेडलर की पेंसिल मिलती है, ये प्लेसेस पास में है तो आप जाके उधर से ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। अभी ये डबल ई पेंसिल का फायदा क्या है, देखिए जब भी आप स्केच पेन से वगैरह करते हो तो आपके मन में एक फियर रहता है कि क्या वो पीछे ब्लॉट हो जाएगा, या फिर क्या वो ठीक से मैं आउटलाइन कर पाऊंगी। पर जो पेंसिल रहती है वो हमें हमारी डेली यूज में रहती है, सो हमारा जो हैंड होता है उससे बहुत वेल रिकग्नाइज करता है, और उससे हम हमारे जो स्ट्रोक्स है और बाकी के ड्राइंग है वो बहुत अच्छे से निकलती है। जैसे कि और अभी ये 10 मिनट्स में आपने आउटलाइन कर लिया। अभी आगे बढ़ेंगे कलरिंग पर। आपको 1 घंटे में कुछ भी करके कलरिंग कंप्लीट करना है। तो ये मेरा ऐसा वैसा ही एक ड्राइंग है जो मैंने 1 घंटे में किया था। 1 घंटे में करने के बाद भी आपके पास 10-20 मिनट बच जाते हैं, तो आप उसका क्या करोगे। तो आप उसमें इस तरह से कुछ कटलाइट दे सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस लेडी को एक कटलाइट दिया है येलो कलर का। जैसे कि वो शॉप में झांक रही है और शॉप का लाइट इस पे पड़ रहा है, वैसे ही इस लड़के को मैंने काइंड ऑफ नियॉनिश लाइट दिया है, कटलाइट टाइप। इवन इन अंदर के फिगर्स को मैंने काइंड ऑफ वाइट कटलाइट दिया है। तो आगे इस ड्राइंग में अभी ये क्लिनिक का ड्राइंग जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे फ्लोरिंग पे लाइट देने की कोशिश की है। मैंने यहाँ पे इवन इसका लाइट सोर्स जो है वो दिखाया है। और इवन यहाँ पे मेरे बालों पर, बाकी डॉक्टर के बालों पर, उनके कोट पर, और यहाँ सब पर कटलाइट देने की कोशिश की है। इवन यहाँ पे एक चीज है जो मैंने बहुत अच्छे से दिखाई है, वो है शैडो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हर छोटी चीज की भी शैडो दिखाई है। जैसे कि ये टेबल है तो मैंने इस टेबल की भी शैडो दिखाई है। यहाँ पे ये औरत खड़ी है तो इस औरत की भी पीछे दीवार पे पड़ने वाली शैडो दिखाई है। ये जो लेडी अंदर आ रही है उनकी भी मैंने यहाँ पे छोटी सी शैडो दिखाई है। इवन बॉटल्स और ये बाकी सारे जो मटेरियल है उनको भी मैंने शैडो देने की पूरी कोशिश की है। तो आपको भी इसी तरह से ट्राई करना है कि आप हर चीज, छोटी छोटी चीज को शैडो दे, जिससे आपकी मेमोरी ड्राइंग में एक लाइफ ऐड हो जाएगी। इसमें भी मैंने वही करने की ट्राई की है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने येलो लाइट दी है। वैसे ही ये अभी मेरे कुछ प्रैक्टिसेस है जो मैंने किए थे, कुछ टॉपिक्स है जैसे कि ये है कि पिकनिक है बीच पर, फिर मार्केट का टॉपिक बेसिक होता है वो है, ये मॉल है, ये गणपति का डेकोरेशन हम फैमिली के साथ मिलकर करते हैं वो है, ये स्पोर्ट्स डे का कुछ दिखाने की कोशिश की है। ये एक है, इसको मैंने कलर नहीं किया है,
बट इसमें मैंने एक एक्सीडेंट का टॉपिक दिखाया, जैसे कि आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये सारी चीज दिखाई है। और ये कुछ बेगर्स है जो भीख मांग रहे हैं गार के पास जाके। अगर आपको चाहिए तो आप भी ये टॉपिक पर प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो। ये प्रोसेशन का कुछ टॉपिक मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये जो धूर वाला हमारे एरिया में आता है, उसका पेस्ट कंट्रोल वाले की मैंने ये प्रैक्टिस की है। ये कोई पॉलिटिशियन आ रहा है, वो पॉलिटिशियन आता है तो किस तरह से माहौल रहता है वो दिखाने की कोशिश की है। और ये वापस एक क्लिनिक की मेमोरी ड्राइंग है। इस तरह से आई गेस हमारे सारे क्वेश्चंस एंड हो चुके हैं सर। तो आपको क्या लगता है आगे कुछ है हमारा और बचा? अनया, अब तक सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। जितना भी इंटरमीडिएट के लिए जरूरी था सारा कुछ हो चुका है। बस ये कि ये एक मेमोरी ड्राइंग रिलेटेड सब्जेक्ट है, और इस मेमोरी ड्राइंग के रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस हमारे हुए हैं, इनका बेनिफिट तुम्हें तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड कहाँ कहाँ पे हुआ, इसके लिए थोड़ा सा कवरेज ले लेते हैं, ताकि ये जो हमें देखने वाले हैं या तुम्हें देखने वाले हैं, इसमें से कई सारे तुम्हारे जैसे इंटरमीडिएट के साथ एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन करते होंगे, तो उन्हें थोड़ा सा इसका फायदा मिले, ताकि इंटरमीडिएट की तैयारी करते वक्त यानी ग्रेड एग्जाम की तैयारी करते वक्त वो थोड़े से सीरियस हो जाए कि भाई नहीं, इसका कुछ फायदा होने वाला है। सिर्फ इंटरमीडिएट या ग्रेड एग्जाम की प्रैक्टिस तक ही हम लोग नहीं करेंगे, इसका आगे चल के फायदा होगा। तो इस सिलसिले में कुछ आगे इन्हें बताते हैं। हाँ सर, ज़रूर। वो आगे करना आपको एक स्टोरी बोर्डिंग करके सब्जेक्ट होगा, उसमें यूज़ होगा। अभी स्टोरी बोर्डिंग क्या है? जो लाइक कॉमिक बुक टाइप रहता है और दे आर ईज़ी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिसेस की है, वो बहुत लाइट की है, बट ये बेसिक प्रैक्टिसेस है जो मैं मेरे समझ के लिए करती हूँ, जो हर कोई करता है जब भी वो स्टोरी बोर्ड कर रहा होगा। आगे जाके मैंने इनको ज़रा फाइनलाइज़ किया है। तो ये जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक लेडी बनाई है कि जो कुक कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो उसका बुक है, इस अंडी निकाली है इसने और ये कुछ कुक कर रही है। ये एक सीन है जहाँ पे वो तवे पे कुछ कुक करते हुए दिखा रही है। फिर क्या हुआ कि तवा जल गया। फिर उसने वो फायर ब्रिगेड वाला जो रहता है, फायर डिस्टिंग्विशर, तो वो निकाल के जो आग लगी है उसको बुझा दिया। और फिर उसकी सोल ही बाहर निकल गई कि वो शिवर एक बस हो गया नहीं करने का मुझे। और फिर उसने जाके कुछ तो सैंडविच लिया। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक स्टोरी नरेट की है एक लड़की की जिसको कुकिंग नहीं आता। ये मैंने वापस रिपीट किया है यहाँ पे कि यहाँ पे बेसिकली मैंने इसका रफ स्केच निकाला होगा और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा फाइनलाइज किया होगा। वो उसी तरह से ये मेरे पेट बर्ड्स की स्टोरी है। अभी ये मेरे कॉकटेल करके पेट बर्ड्स है, तो उनका मैंने बर्ड लैंग्वेज में दिखाया है कि कभी कभी वो गाते हैं, कभी कभी वो ऐसा अपना पूंछ झटकते हैं। और जब ये ऐसा बारिश गिरता है या फिर बिजली कड़कता है तभी वो किस तरह से डर जाते हैं। या फिर कभी कभी वो ऐसे ऐसे चिल करते रहते हैं कि ऐसे फूक जाते हैं और एकदम से आराम से रहते हैं। और जब भी कभी कभी मैं उनको हाथ लगाने जाऊँ उनकी परमिशन के सिवा, तभी वो कैसे गुस्सा होते हैं, मुझे मारने आते हैं। या फिर वो सोते कैसे। तो ये बेसिक मैंने बर्ड लैंग्वेज का स्टोरी बोर्ड बनाया, जैसे आपको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत इजीली समझता है। तो यही स्टोरी बोर्डिंग होता है। तो बाकी के मैंने यहाँ पे बहुत सारे रूल्स भी अप्लाई किए हैं, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड। तो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो किस तरह से रूल ऑफ थर्ड अप्लाई किया है कि ये अगर आप 3 ग्रिड लो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इस प्रॉपर थर्ड ग्रिड में इस तवे को बनाया है रूल ऑफ थर्ड का यूज करके। ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी जो हम हमारी मेमोरी ड्राइंग में ऑब्वियसली ऑब्जर्व करते ही और या फिर हमारी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि मैंने बर्ड्स का ऑब्जर्व किया था मेरी, तो वो ही मैंने यहाँ पे उतारा है। तो मेमोरी ड्राइंग का जो ऑब्जर्वेशन है, वो ड्राइंग का स्किल है, ह्यूमन का ड्राइंग का स्किल है, वो सारा इधर अप्लाई होता है। इवन कंपोजिशन जैसा एक सब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे अप्लाई होता है। अभी ये है, तो यहाँ पे क्या टॉपिक था बताए, क्वेश्चन था एक बॉटल बनानी है जो माउंटेन पे जो लोग रहते हैं उनको पानी देने के लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पे मैंने उस तरह से एक बॉटल बनाई है जो 20 लीटर्स की है। और उसको ऐसा इस तरह से कुछ हैंडल है। और ये सारा मैंने इस तरह से सोच के बनाया कि वो जो भी कैरी कर रहा हो बंदा, उसको भी इजी हो। तो मैंने इसको एक ऐसा स्ट्रिप टाइप हैंडल दिया है, यानी कि तुम इस तरह से स्लिंग टाइप भी इसको ले सकते हो या फिर इसको तुम हाथ में पकड़ सकते हो। तो इसको मैंने ग्रिप देने का कोशिश किया है। अभी ये सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से? ये सब आया इसीलिए क्योंकि मुझे समझ रहा था कि डेली लाइफ में क्या तकलीफ हो सकता है एक आधे बंदे को जो ऐसा हाइकिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक टाइट रबर रिंग वाला
कैप भी दिया है जिससे पानी लीक ना हो। तो बेसिकली इस तरह से आइडिएशन पे वर्क होता है, मेमोरी से वर्क होता है, और यही मेमोरी ड्राइंग का आगे जाके यूज। तो अगर आप एनआईडी या फिर निफ्ट या फिर यूसेट जैसे एग्जाम्स दे रहे हो, तो आपको ये स्टोरी बोर्डिंग्स और आइडिएशन, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेमोरी ड्राइंग सब्जेक्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैंने पूरी तरह से मेरा पूरा ऑनेस्टी के साथ आपको सब बताने की कोशिश की है, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, मेरे गुड एक्सपीरियंस, मेरे बैड एक्सपीरियंस, सब मैंने बताने की कोशिश की है, जिससे आपको फ़ायदा हो। तो आपको आपके एलिमेंट्री इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स के लिए शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।